नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार शाम को जबरदस्त बम धमाके हुए। उसके बाद गोलियां चली, जिनमें अब तक कम से कम 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 90 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। लगभग 140 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में अमेरिकी सैनिक भी हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि काबुल हवाई अड्डे पर हुए धमाके में तालिबान के 28 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अब बीबीसी से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस हमले में तालिबान को कोई नुकसान नहीं हुआ। तालिबान ने कहा कि ये धमाके काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हैं, जहां अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। काबुल हमलों के बाद शुरुआती रिपोर्ट में जिस आईसिस खुरासान को इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही थी, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली। आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़े आईसिस खुरासान ने कहा कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी सेना के अनुवादकों और सहयोगियों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारी भी हमले के तुरंत बाद इसी आतंकी संगठन को दोषी ठहरा रहे थे। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने काबुल धमाकों के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार बताया। सालेह ने ट्वीट कर कहा कि इस्लामिक स्टेट खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में गहरी हैं। सालेह ने कहा कि तालिबान का इस्लामिक स्टेट के साथ संबंधों से इनकार करना वैसा ही है जैसे पाकिस्तान का क्वेटा शुरा से संबंधों से इनकार करना। तालिबान ने कहा कि उन्होंने अपने मास्टरों से अच्छा सीखा है। जांच एजेंसी ईडी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बड़े नेता एकनाथ खडसे और उनके परिवार वालों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की जमीन की सौदेबाजी के मामले में खडसे की लोनावला और जलगांव की संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई है। इन संपत्तियों की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने पिछले महीने खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था और खडसे से भी 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को समन भेजा है और उनसे कहा है कि वे शनिवार को जांच एजेंसी के सामने पेश हों। बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी के मजबूत स्तंभ रहे एकनाथ खडसे पिछले साल ही एनसीपी में शामिल हो गए थे। विवादित बयानों के बाद अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को ही पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू से कहा था कि वो अपने सलाहकार को हटाएं, नहीं तो पार्टी को हटाना होगा। बता दें, सिद्धू के सलाहकार बने माली ने कैप्टन के खिलाफ तो बयान दिए ही थे, इसके अलावा उन्होंने कश्मीर को लेकर भी विवादित पोस्ट की। माली ने कहा था कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी संकट खत्म नहीं हो रहा है। अब शुक्रवार को एक बार फिर भूपेश बघेल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने बघेल को तलब किया है, तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का कहना है कि मुख्यमंत्री ने राहुल के साथ बैठक की मांग की थी। वहीं भूपेश बघेल की राहुल के साथ बैठक से पहले गुरुवार को बघेल खेमे के करीब 26 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसको राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ नेतृत्व को लेकर जारी टकराव में बघेल द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने के रूप में देखा जा रहा है। अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने देश के मेंटोर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत देश की बड़ी हस्तियां सरकारी स्कूल के बच्चों को गाइड करेंगी। मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत से बच्चे नहीं जानते कि कहां जाना है, क्या करना है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को फ़ोन पर सलाह दें। असम के दीमा हसाओ जिले में कथित तौर पर दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी DNLA के उग्रवादियों ने ट्रकों पर हमला किया और बाद में आग लगा दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने 5 जले हुए शव बरामद किए हैं। वो ट्रक ड्राइवर और सहायक माने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह ने कहा कि खुफिया इनपुट के अनुसार इसके पीछे उग्रवादी संगठन DNLA है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें, 2019 में गठित DNLA दिमासा जनजाति के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जून 2013 में अचानक आई बाढ़ के बाद रोक लगा दी थी। इस बाढ़ में 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इन पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के 8 साल बाद केंद्रीय पर्यावरण, बिजली और जल शक्ति मंत्रालय राज्य में गंगा और उनकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति पर सहमत हो गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में सहमति को लेकर जानकारी दी। अगर सर्वोच्च न्यायालय इसको स्वीकार कर लेता है तो ये राज्य में कई अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करेगा। भारत में एक दिन में 44,658 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 496 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 4,36,000 से अधिक हो चुका है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,44,000 से अधिक हैं। केरल में गुरुवार को 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए। एक दिन पहले 31,000 केस आए थे। यही नहीं, पूरे देश में जहां संक्रमण के मामले घटे हैं तो केरल में लगातार संक्रमण के मामले ज्यादा हो रहे हैं। जून के बाद से लगातार यहां मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।